नमस्कार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की प्रस्तुति न्यू इंडिया समाचार में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दोस्तों आपका। मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं हूं विनीता ठाकुर। दोस्तों ले आए हम आपके लिए 16 से 31 जनवरी का अंक। दोस्तों भारत दुनिया का सबसे बड़ा ही नहीं, सबसे जीवंत लोकतंत्र भी है। लोकतंत्र में जनादेश ही सर्वोपरि है और जनादेश तय होता है नागरिकों के वोट के अधिकार से। ऐसे में मतदाता सूची का शुद्धिकरण हो या नीति, पहल व आधुनिक तकनीक से चुनाव प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाना, ये चुनाव सुधार के जरिए लोकतंत्र को सशक्त और समृद्ध बनाने की एक निरंतर प्रक्रिया है। बीते दशकों के प्रयासों से लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। अब जब राष्ट्र विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि की ओर अग्रसर है, तो ऐसे में बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान सभा में दिए गए सिद्धांत वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू का आदर्श ही वर्तमान और भविष्य के सुधारों का आधार है। हमारे देश में एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है जो हमारे लोकतंत्र का तो अभिन्न अंग है ही और हमारे गणतंत्र से भी पुरानी है। 25 जनवरी को चुनाव आयोग का स्थापना दिवस होता है, जिसे राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज 25 जनवरी को देश 16वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है, तो वर्ष 2026 भारत के लिए एक और गौरव लेकर आया है। भारत ने इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान इंटरनेशनल IEDA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। इस अवसर पर अपनी आवरण कथा के माध्यम से आइए जानते हैं कि किस तरह तकनीक की शक्ति ने जनशक्ति को शक्ति दी है और भारत की मतदान प्रक्रिया को सहज, प्रभावी और आधुनिक बनाया है। नित नए आयामों को जोड़ते हुए मिसाल बन रहे भारत निर्वाचन आयोग की बढ़ती साख का ही ये परिणाम है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र एवं निर्वाचन सहायता संस्थान के सदस्य राष्ट्रों की परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है। यह अध्यक्षता एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो भारत निर्वाचन आयोग को विश्व के सबसे विश्वसनीय और इनोवेटिव चुनाव प्रबंधन निकायों में से एक के रूप में वैश्विक मान्यता प्रदान करती है। अंतर्राष्ट्रीय IDEA के सदस्य राष्ट्रों की परिषद का संस्थापक सदस्य होने के नाते भारत ने संगठन के शासन, लोकतांत्रिक संवाद और संस्थागत पहलों में निरंतर योगदान दिया है। संविधान निर्माताओं द्वारा दिखाई गई आस्था की गरिमा भी निरंतर बढ़ाई है। भारत दुनिया के उन देशों में से एक है जहां चुनाव आयोग लोगों को नोटिस जारी कर सकता है, अधिकारियों का ट्रांसफर कर सकता है। ऐसी आधिकारिक शक्तियां कई लोकतांत्रिक देशों के चुनाव आयोग के पास भी नहीं है। इसलिए भारत का चुनाव आयोग चुनाव प्रक्रिया बहुत से देशों के लिए एक बेंचमार्क की तरह है। विश्व भर में लोकतंत्र को मजबूती देने के सराहनीय प्रयासों को देखते हुए सितंबर 2020 में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को एसोसिएशन ऑफ वर्ल्ड इलेक्शन बॉडीज का अध्यक्ष बनाया गया। श्रोताओं, भारत की हर संवैधानिक संस्था ने चुनाव आयोग की गरिमा की रक्षा की है। चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, उसने हमेशा चुनाव आयोग के आदेश का पालन किया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी, हमारी अदालतों ने भी, हर किसी ने चुनाव आयोग को हमेशा अपना समर्थन दिया है। उन्होंने ये सुनिश्चित किया है कि चुनाव आयोग के आदेशों के पालन में चुनाव की प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा न आए। पुराने दिनों में अलग अलग उम्मीदवारों के नाम के अलग अलग रंग के बक्से होते थे जिनमें लोग मतदान करते थे। पहले आम चुनाव में यह भी हुआ था कि मतपेटी अलग अलग रंग की रहेगी, प्रत्येक उम्मीदवार का और पार्टी का चिन्ह होता था। उस दौर से निकलकर आज भारत में ईवीएम की मदद से मतदान होता है। एक समय था मतदान के बाद वोटों की गिनती कई दिन तक चलती थी, लेकिन अब ईवीएम की मदद से कुछ ही घंटों में नतीजे आ जाते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के 7 दशक के भीतर ही भारत लोकतंत्र के विश्वव्यापी आदर्श के पोषक के रूप में उभरा है। इस उपलब्धि में निर्वाचन आयोग से लेकर देश के छोटे छोटे गांवों में बसे साधारण नागरिकों का योगदान अमूल्य है और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं, साथियों, गणतंत्र दिवस से एक दिन पहले 25 जनवरी को नेशनल वोटर्स डे है। ये दिन इसलिए अहम है क्योंकि इस दिन भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। इलेक्शन कमीशन, हमारे संविधान निर्माताओं ने संविधान में हमारे चुनाव आयोग को
लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी को बहुत बड़ा स्थान दिया है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा, लेकिन हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। बीते दशकों में भी देश का लोकतंत्र सशक्त हुआ है, समृद्ध हुआ है। मैं चुनाव आयोग का भी धन्यवाद दूंगा, जिसने समय समय पर हमारी मतदान प्रक्रिया को आधुनिक बनाया है, मजबूत किया है। आयोग ने जनशक्ति को और शक्ति देने के लिए तकनीकी शक्ति का उपयोग किया। मैं चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव के उनके कमिटमेंट के लिए बधाई देता हूं। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें, और देश के डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा भी बने और इस प्रोसेस को सशक्त भी करें। हाल के वर्षों में निर्वाचन आयोग ने लोकतंत्र को मजबूत करने, मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए 30 से अधिक संस्थागत, प्रशासनिक और तकनीकी सुधार किए हैं। बिहार में 2 दशक बाद विशेष गहन पुनरीक्षण किया गया ताकि कोई भी पात्र मतदाता छूटे नहीं और कोई अपात्र व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल न हो। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मतदाता सेवाएं डिजिटल हुई। अब मतदाता नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रक्रिया आसान हुई है, समय की बचत होती है। 18वीं लोकसभा में पहली बार 85 वर्ष या उससे अधिक उम्र और दिव्यांग व्यक्तियों को पहली बार वोट फ्रॉम होम यानी घर से मतदान की सुविधा दी गई है। इसके लिए मतदान अधिकारी बैलेट बॉक्स लेकर घर पर पहुंच रहे थे। आमतौर पर ईवीएम की गिनती शुरू होने से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाती है, लेकिन अब आयोग ने यह तय किया है कि जिस गिनती केंद्र पर डाक मतपत्रों की गिनती हो रही है वहां ईवीएम वीवीपैट की सेकंड लास्ट यानी अंतिम से पहले चरण की गिनती डाक मतपत्रों की गिनती पूरी होने पर ही की जाएगी। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान केंद्रों पर मोबाइल जमा करने की सुविधा, भीड़ कम करने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर अधिकतम 12,000 मतदाता। मतदाताओं की सुविधा बढ़ाने और चुनाव प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए निर्वाचन आयोग ने कई तकनीकी उपाय भी अपनाए हैं, जिससे मतदान प्रक्रिया ज्यादा आसान, सुरक्षित और भरोसेमंद बन गई है। चुनाव आयोग ने व्यापक नागरिक सहभागिता और पारदर्शिता लाने के लिए आईटी एप्लीकेशन का इस्तेमाल बढ़ाया है। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद ईवीएम की मेमोरी, माइक्रो कंट्रोलर की जांच और सत्यापन के लिए तकनीकी और प्रशासनिक एसओपी तैयार की गई हैं। इंडेक्स कार्ड और सांख्यिकी रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया भी आसान की गई है ताकि निर्वाचन क्षेत्र स्तर पर चुनाव से जुड़ा डेटा जल्दी साझा हो सके। एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म ECINET शुरू किया गया, जिसमें मतदाताओं और अन्य संबंधित पक्षों के लिए 40 से अधिक ऐप और वेबसाइट को एक साथ जोड़ा गया है। मतदान प्रक्रिया पर लगातार निगरानी रखने के लिए सभी मतदान केंद्रों पर 100% वेबकास्टिंग की व्यवस्था की गई। फॉर्म 17C और ईवीएम के आंकड़ों में किसी भी तरह का अंतर होने पर हर मामले में वीवीपैट की गिनती सुनिश्चित की जाएगी। मृत्यु पंजीकरण के आंकड़ों को आईटी एप्लीकेशन से जोड़ा गया ताकि निर्वाचन पंजीकरण अधिकारियों को पंजीकृत मौतों के समय पर जानकारी मिल सके। मतदान से कई रोचक चुनावी किस्से भी जुड़े हुए हैं दोस्तों, जिन्हें सुनकर लोगों को आश्चर्य होगा। देश में जब 1952 में पहला आम चुनाव हुआ तो बैलेट पेपर से मतदान के बाद जिन मतपेटियों में वोट डाले गए उनमें से कुछ मतपेटियां फूलों से सजी हुई और सिंदूर से सनी हुई पाई गईं। जी हां, इससे पता चलता है कि इस चुनाव के दौरान मतपेटी या मतपत्रों को लोग पूजा की वस्तु मानते थे। इसके अलावा कई बक्सों में मतपत्रों के अलावा विविध वस्तुएं भी थी, जैसे सफलता की कामना करने वाली चिट, फिल्मी सितारों की तस्वीरें, सिक्के और करेंसी नोट वगैरह। वहीं स्वतंत्र भारत के पहले मतदाता श्याम सरन नेगी
70 साल से अधिक समय तक लगातार मतदान करते रहे और जाते जाते भी पोस्टल बैलेट के माध्यम से 2 नवंबर 2022 को उन्होंने अपना फर्ज निभाया। उन्होंने कुल 34 बार मताधिकार का प्रयोग किया। 5 नवंबर 2022 को श्याम सरन नेगी जी का 106 वर्ष की उम्र में उनके पैतृक गांव हिमाचल प्रदेश के किन्नौर के कल्पा में निधन हो गया। इसी तरह एक और किस्सा याद किया जाता है, जब महिलाओं ने नाम बताने से इनकार कर दिया था। देश में जब पहला आम चुनाव घोषित हुआ तो चुनाव आयोग के प्रतिनिधि चुनाव से जुड़ी जानकारी या यूं कहें कि आंकड़े एकत्रित करने के लिए गांव-गांव गए। गांव में दौरा करने के दौरान बड़ी संख्या में ऐसी महिलाएं मिली जिन्होंने अजनबी के साथ अपना नाम साझा करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उन महिलाओं ने खुद की पहचान किसी की पत्नी, मां, बेटी, बहन या विधवा के रूप में बताई। इसका नतीजा ये हुआ कि प्रथम आम चुनाव के दौरान मतदाता सूची में 28 लाख नाम हटा दिए गए। जी हां, और वहीं करगिल में हेलीकॉप्टर से पहुंची पोलिंग पार्टी और सामग्री का भी एक बड़ा ही रोचक किस्सा है। करगिल जिले के जंस्कार सब डिवीजन के फेमा और शेडे पोलिंग स्टेशन बहुत अधिक ऊंचाई और भूस्खलन वाले क्षेत्र हैं। यहां आवाजाही मुश्किल है और इसे देखते हुए लोकसभा चुनाव 2024 में एयरफोर्स और आर्मी ने हेलीकॉप्टर मदद से सुरक्षाकर्मी, माइक्रो ऑब्जर्वर सहित पोलिंग पार्टी को पहुंचाया और चुनाव संपन्न होने के बाद ईवीएम, वीवीपैट सहित पूरी मशीनरी को हेलीकॉप्टर की मदद से मतगणना केंद्र तक पहुंचाया गया। भारत में जिस पैमाने पर चुनाव का आयोजन होता है उसे देखकर दुनिया के लोगों को आश्चर्य होता है। हमारा चुनाव आयोग जिस बखूबी से इसका आयोजन करता है, इसे देखकर प्रत्येक देशवासी को चुनाव आयोग पर गर्व होना स्वाभाविक है। हमारे देश में ये सुनिश्चित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाती है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो एक पंजीकृत मतदाता है, उसे मतदान करने का अवसर मिले। श्रोताओं, समय की बाध्यता को ध्यान में रखते हुए आज की चर्चा को देते हैं यहीं विराम। अगले सप्ताह मिलेंगे पत्रिका में शामिल अन्य समाचारों के साथ। इस पाक्षिक पत्रिका की हर प्रति हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसका पता है newindiasamachaar.pib.gov.in, जहां आप सभी समाचारों को विस्तार से पढ़ सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, डिजिटल और प्रिंट में पत्रिका आज देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी अपनी खास पहचान रखती है, जिसका एक्स हैंडल है NISPIB इंडिया। इसके अलावा आप हमें response-NIS@pib.gov.in पर ईमेल के जरिए अपने बहुमूल्य सुझाव भेज सकते हैं। आपके सुझावों का रहा करता है हमें हमेशा बड़ी बेताबी से इंतजार। दोस्तों, मैं हूं मुनीश शर्मा और मैं विनीता, आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।